हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आर्थिक विकास पर बात करेंगे। आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आज का जो टाइम है उसमें हम आर्थिक विकास को बहुत अधिक महत्व देंगे। आप जितने भी बड़े देश देख रहे हैं, जिनको हम बोलें डेवलप्ड कंट्री देख रहे हैं, जिसके अंदर अमेरिका, जापान, रूस, चाइना का विशेष रूप से नाम आता है, ये आज विश्व के पटल पर क्यों छाए हुए हैं? ये अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण छाए हुए हैं। इन देशों में आर्थिक विकास इतना अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक विकास का होना देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हम बात करें कि मानव जो समाज है वो एक ऐसा संगठन है जिसकी जो यूँ कह दीजिए कि तरक्की है वो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी तरह के विकास पर टिकी हुई है। और ये जो सभी है एक दूसरे पर यूँ कह दीजिए कि अन्योन्याश्रित है, परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड है। किंतु इन सब से ज़्यादा यदि हम किसी देश के विकास की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो दूसरे विकास अपने आप ही हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आर्थिक विकास के बारे में कि आर्थिक विकास होता क्या है। देखिए, यदि हम समाजशास्त्र में देखें तो आर्थिक विकास जो है थोड़ी सी नई अवधारणा है, क्योंकि हम केवल सामाजिक विकास के बारे में अधिक बात करते हैं। और ये जो अवधारणा है वो प्रगति को या डेवलपमेंट को हम बोलें तो एक निश्चित दिशा में परिवर्तन की ओर संकेत देती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि विकास जो है एक बहुमुखी और सापेक्ष अवधारणा है। बहुमुखी मतलब विकास का मतलब केवल एक क्षेत्र में विकास नहीं है, सभी तरह से विकास है। यदि हम विद्वानों के अनुसार इसको देखें तो इसका जो उपयोग है वो सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करने या यूँ कह दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने या विकासशील राष्ट्रों की परिस्थितियों और उद्योगों के बारे में जब हम अधिक बात करते हैं, इसके अंदर आर्थिक विकास का जो संबंध है वो विशेष रूप से हम गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, विवेकहीनता, निरक्षरता, ठीक है, समानता, शोषण युक्त समाज, इनके अंदर जो है यदि ये चीज़ें किसी समाज से यदि ख़त्म हो जाती हैं तो वो देश जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अधिक प्रभावित रहता है। अब हम बात करें कि भारत में इतना आर्थिक विकास क्यों नहीं हो पाता है बनिस्बत चाइना में इतना हो रहा है, अमेरिका में इतना हो रहा है, या और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण छोटे छोटे देशों में भी आर्थिक विकास हो पा रहा है। भारत में ऐसा क्या कारण है? तो भारत में आर्थिक विकास के मार्ग पर यदि हम देखें बाधा है तो सबसे बड़ी जो बाधा है वो सांप्रदायिकता है। यहाँ पर धर्म इतने हैं, जातियाँ इतनी हैं कि व्यक्ति उन्हीं में ही उलझता रह जाता है। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि देश तरक्की करता भी है तो भ्रष्टाचार के कारण वो पीछे हो रह जाता है। तो जहाँ पर गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता, अशिक्षा, देखिए हम कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा जरिया होता है जो किसी भी समाज के विकास में सहायक होता है, तो शिक्षा का भी जो है भारत में कम है। इसी कारण यदि हम देखें तो भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरे देशों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कम है। बात करते हैं हम परिभाषा की, तो सबसे पहली और बड़ी अच्छी जो परिभाषा है वो योगेंद्र सिंह की है। और योगेंद्र सिंह ने कहा है कि समाज के सदस्यों में वांछनीय दिशा में नियोजित परिवर्तन जब आता है, मतलब उस समाज के अंदर एक निश्चित दिशा में जब अब डेवलपमेंट होता है तो वो आर्थिक विकास कहलाता है। ऐसे ही हॉब हाउस एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक समुदाय का विकास जो है वो उसके लोगों की कार्यक्षमता में, स्वतंत्रता में, सेवा में, पारस्परिकता में वृद्धि के साथ साथ होता है। साथ ही यदि हम बात करें
तो विकास का जो मूल उद्देश्य होता है वो लोगों के लिए चुनाव के अवसरों में वृद्धि करना होता है, और ये जो चुनाव होता है वो समय के साथ परिवर्तित भी होता रहता है। चलिए बात करते हैं अब हम कि आर्थिक विकास की परिभाषाएं या विशेषताओं पे हम आते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसको हम सार्वभौमिक प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, सभी समाज जो होते हैं वो निरंतर परिवर्तित होते हैं, और विकास हमें पता है कि सरलता से जटिलता की ओर, न्यूनता से विभेदीकरण की ओर होता है। तो विकास की जो ये प्रक्रिया है वो सभी समाजों में पाई जाती है। किसी न हो सकता है इसका रूप जो है वो समाजों में अलग अलग होता है, बट ये सभी समाजों में पाई जाती है। साथ ही साथ हम करते हैं कि ये बहुमुखी अवधारणा है जिसको हम वर्सटाइल कंसेप्ट भी कहेंगे। देखिए, जॉनिस एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि यह एक बहुमुखी अवधारणा है और इसका जो उपयोग होता है वो सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए होता है। तो ये समाज आर्थिक विकास जो है वो हमारे राजनीतिक विकास, हमारे धार्मिक विकास, सामाजिक विकास, सभी विकासों को प्रभावित करता है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, समय और जो है समाज के सापेक्ष होता है ये। तो समय और समाज के सापेक्ष होने से मतलब है कि ये जो आर्थिक विकास है वो भिन्न भिन्न समाजों में, भिन्न भिन्न स्तरों में भी पाया जाता है। साथ ही हम बात करें कि ये एक बहुविज्ञानी कंसेप्ट भी इसके अंदर हम कह सकते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो एक बहुविज्ञानी कंसेप्ट भी कहलाता है। तो इसके अंदर क्या है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें विकास के सभी तत्वों का समावेश होता है। साथ ही साथ हम बात करें कि ये एक कल्याणकारी और मूल्य आधारित परिवर्तन होता है। कल्याणकारी और मूल्य आधारित परिवर्तन से मतलब ये है कि विकास की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका जो उद्देश्य है वो पिछड़े वर्गों, जातियों, जनजातियों, बेरोज़गार लोगों, महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्ग लोगों, बीमार लोगों, ग्रामों, नगरों, सभी के लिए होता है। ठीक है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि ये अवांछनीय अवस्थाओं में भी सुधार करता है आर्थिक विकास। तो मतलब ये है कि एक समाजशास्त्री हैं गुनार्ड मिडल, तो वो ये कहते हैं कि विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ये सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक अवांछनीय अवस्थाओं में सुधार भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो अवधारणा है वो एकीकृत और बहुमुखी अवधारणा है। इसके अंदर निर्धनता, निरक्षरता, कुपोषण, इनके बारे में भी बात करते हैं। साथ ही साथ ये इन सब चीज़ों को सुधारने में भी मदद करता है। साथ ही अब हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास जो है वो भौतिक परिवर्तन भी लाता है। आर्थिक विकास का संबंध जो होता है वो भौतिक जगत में परिवर्तन से भी होता है, जैसे जीवन स्तर में परिवर्तन, गरीबी का उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, समाज कल्याण के सुधार, जो सुविधाएं होती हैं उनमें सुधार, असमानताओं का जो है वो ख़त्म करता है या यूँ कह दीजिए उन्मूलन करता है, पर्यावरण संरक्षण, इनके अंदर भी इसका बहुत महत्व होता है। साथ ही साथ हम इसकी अंतिम विशेषताओं की बात करते हैं तो इसका मापन संभव होता है। मापन मतलब मेजरमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी समाज का आर्थिक विकास कितना हुआ है, कितने समय में हुआ है, अधिक हुआ है या कम हुआ है, इसको हम माप भी सकते हैं। तो ये कुछ विकास की अवधारणाएं थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि भारत में विकास के क्या उद्देश्य हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं भारत में विकास के। पहला यदि हम उद्देश्य की बात करें तो पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि इसके अंदर जो है हम
सामाजिक उद्देश्यों की बात करते हैं। सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं? समाजवादी समाज की स्थापना करना, उद्योगों को बल देना, पूंजीपतियों की भूमिकाओं पर प्रतिबंध लगाना, समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद का लाना, ये क्या होती है? सामाजिक उद्देश्य होता है। और आर्थिक विकास इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसका जो है आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक उद्देश्यों के अंदर हम लेते हैं, ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करते हैं, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते हैं, निर्धनता का उन्मूलन करते हैं और सभी लोगों तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राजनीतिक उद्देश्य। मतलब राजनीतिक उद्देश्य आर्थिक विकास के क्या होते हैं? एक शक्तिशाली केंद्रीय राज्य सरकार का निर्माण करना, इसके साथ साथ राजनीतिक सत्ता के विखंडन को पुनः एकीकृत करना, साथ ही साथ हम बात करें कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है, तो ये हमारे राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। साथ ही अब हम बात करें कि आर्थिक विकास के सांस्कृतिक उद्देश्य कौन से होते हैं। तो सांस्कृतिक उद्देश्यों के अंदर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मानव के मूलभूत आवश्यकताएं या मूलभूत अधिकार कौन से होते हैं? रोटी कपड़ा मकान के, यही हमारे अधिकार हैं और यही हमारी आवश्यकताएं हैं। तो इसके अंदर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, असमानता ख़त्म करना, ये भी आर्थिक विकास का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ नागरिकों में परस्पर भाईचारे की भावना का विस्तार करना भी इनका आर्थिक विकास का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट अब हम बात करें कि हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो आर्थिक विकास के लिए हम कौन कौन सी योजनाएं हम चला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो योजना है वो है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से मतलब होता है कि ऐसी योजनाएं जो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है, 5 ईयर प्लान। हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी वो जो योजना 1951 में बनी थी और 1951 से 56 तक बनी थी। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से 1966 तक बनी थी। तो इस तरह जो है हमारी अब तक 13 योजनाएं जो हैं पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, जो कि भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। साथ ही साथ अब हम बात करें कि राष्ट्रीयकरण करना, मतलब किसी भी योजनाओं को जब हम राष्ट्रीयकृत कर देते हैं या राष्ट्र के अनुसार यदि उनको मतलब राष्ट्रीयकरण क्या होता है, जिसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो विकास के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले सन 1969 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं, रेलवे है, प्लेन है, बैंक है, ठीक है, इन सब को सरकारीकरण करना, ताकि लोग जो हैं अपना कम समय में या कम पैसों में अपना सरकार से कार्य करवा सके। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम की। ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या होते हैं बच्चे? इन कार्यक्रमों के अंदर जो है इंदिरा गांधी ने निर्धनता और आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए समाज के कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जुलाई 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। और इन 20 सूत्री कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को ख़त्म करना, आय की असमानता में कमी लाना, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन करना था, ताकि क्या हो, लोगों का जीवन जो है सुधार किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ अब हम बात करते हैं विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की। तो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के अंदर अनेक कार्यक्रम चलाए गए और इन कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन भी किया गया। इन कार्यक्रमों के अंदर छोटे किसानों को रोजगार देना,
ठीक है, और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको हम IRDP भी कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई, जिससे इनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई गरीब लोगों को। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत किए गए कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये जो योजना है, ये 2 अक्टूबर 1993, ठीक है, 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो था, वो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना था और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना था। तो इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं अंत्योदय योजना। ये योजना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, और ये जो योजना है वो राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 1977 में इस योजना को प्रारंभ किया था। और इस योजना के अंदर निर्धनता रेखा से नीचे जो लोग रहते थे उनको गाँव में उनको चुना जाता था। उन गाँवों को, जो BPL लोग हुआ करते थे, या ऐसे परिवारों को चुना जाता था जो निर्धनता में जीवन यापन करते थे, तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी ताकि वो अपना जो कार्य है वो सही तरीके से कर सकें। ऐसे ही एक योजना थी काम के बदले अनाज की योजना। देखिए, ये योजना कौन सी थी? ये भी 1 अप्रैल 1977 में ही इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसमें लोग जो है वो कार्य करते थे और उसके बदले उनको अनाज की सुविधाएं दी जाती थी। जो उन गरीबों से या निर्धन परिवारों से कार्य कराए जाते थे, वो सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण, सिंचाई की सुविधाएं उनको देना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऊपर लाने के लिए, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में सुधार करने के लिए की गई। ऐसी ही एक योजना थी गरीबी हटाओ और बेकारी हटाओ योजना। ये वाली जो योजना थी वो इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ। ये जो है राष्ट्रीय चुनाव इंदिरा गांधी के समय में 1971 में ये एक नारा दिया गया था। और कांग्रेस कमेटी ने 1950 में देश में समाजवाद स्थापित करने के लिए इस तरह की योजनाओं का विकास किया था। तो ये कुछ योजनाएं थी जिनसे आर्थिक विकास किया जा सकता था और अब तक किया गया था। अब हम बात करते हैं कि इन आर्थिक जो योजनाएं या आर्थिक विकास हुआ है भारत में, इसका यदि हम एक मूल्यांकन करें या हम हमारे इस टॉपिक को यदि कंक्लूड करें, तो वो उसके अंदर हम बात करेंगे। तो देखिए, हम कहते हैं कि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। उसी समाज का विकास होगा जिसका आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास भी उसी का होगा जिसका सामाजिक विकास होगा। तो मतलब एक दूसरे पर इनका प्रभाव पड़ता है। 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि विश्व के विकसित, विकासशील और अविकसित देशों की विकास की स्थिति का यदि हम अध्ययन करने के लिए मानवीय विकास सूचकांक को आधार माना गया। और इसी के साथ साथ इस समाज का विकास, व्यक्ति का विकास, और व्यक्ति से समाज का और समाज से व्यक्ति का विकास जो है वो किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए कि वो जो देश है वो विश्व पटल पर अपना एक स्थान रख सके। तो उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम देखें तो इसमें शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज के विकास के लिए शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति की एक आय को जो है एक घोषणा की जाए। प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय का सीधा जो संबंध होता है वो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उनका कितना हम यूज़ कर रहे हैं, कितना हम उसको बढ़ा रहे हैं,
इन्हीं के साथ साथ 3 घटक किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या? उस देश की औसत आयु, उस देश का शिक्षा का स्तर और उस देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का विवेचन। यदि हम इन चीज़ों को डेवलप करते हैं तो हम अपने देश के आर्थिक विकास में पूरा योगदान देते हैं और उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा रहता है जहाँ पर औसत आयु, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति व जो आय है वो एक अच्छी स्थान पर हो। तो ये आर्थिक विकास के ऊपर हमने बात करी। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए थैंक यू। अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जब बात हो तो हम इसके ऊपर बात कर सकें। साथ ही यदि इस पर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा या आपको इसकी कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।